हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं या फिर जो बच्चे कंपटीशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर वैद्युतिकी का आगे का टॉपिक अभी हमको इस वीडियो में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले माय चैनल नेम फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्थिर वैद्युतिकी जो होती है वो फिजिक्स की वो शाखा होती है जिसमें हम आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं जब वह स्थिर अवस्था में होता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और वो आपका हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सभी को समझना अच्छे से, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है और अच्छा भी है। यहाँ पे आपका कौन सा है, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका सिंबल आता है एप्सिलॉन। ठीक है ना, एप्सिलॉन इसका सिंबल है। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है कि ये जो विद्युत जो शीलता होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है, इसका एक्चुअली मीनिंग होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ से हमें समझना है। तो इसको पहले मैं सबसे पहले इसको आपकी डिफाइन बताता हूँ इसकी आपको। वो क्या है कि किसी भी माध्यम का वह गुण, किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके कारण बाय विच, जिसके कारण वह अपने अंदर या अपने अंतर्गत विद्युत कारणों का विरोध करता है, या विद्युत इफेक्ट मान लेते हैं, प्रभावों का विरोध करता है, उसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। अभी यहाँ से आपको इसे सिंपली समझना है। तो द क्वालिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी माध्यम का वह गुण, क्वालिटी ऑफ एनी मीडियम बाय विच इट अपोज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विद इन इट सेल्फ, अपने अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होते हैं उनका ये अपोजिशन करता है। अब यहाँ पर आपके विद्युतशीलता के टाइप 3 आ जाते हैं। एक होता है आपका एप्सिलॉन नोट, एक होता है एप्सिलॉन, और एक होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है ना। एप्सिलॉन नोट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको बोल सकते हैं कि ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12, और इसकी यूनिट आपकी आ जाती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे वाली जो आती है वो आपकी एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन जो होती है वो किसी भी मीडियम की होती है, किसी भी माध्यम की है, जिस माध्यम के बारे में हम किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण पर अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी विद्युतशीलता का सिंबल आता है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है ना। अब यहां से आपका एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सापेक्ष विद्युतशीलता जो आपकी होती है एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन आर जो है इसका एक सिंबल और है के। ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक, या फिर किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका एप्सिलॉन आर या के। तो यहां से आपका आ जाता है कि के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ये आपका इनमें संबंध आ जाता है। तो सबसे पहला ये सारी डिफाइन जानने के बाद में हमें सबसे पहला जानना क्या है कि एप्सिलॉन जो होती है, विद्युतशीलता जो होती है किसी भी मीडियम की, कोई भी माध्यम की, वो एक्चुअली होती क्या है।
तो यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि जैसे 4 एग्जाम्पल यहाँ पर मानते हैं। अब इसी को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर एक आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है, इसको बोलते हैं हम परावैद्युत शक्ति। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किसी भी मीडियम की, इसमें हमको समझना है कि यहाँ पर कि किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र की, वह अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, वह अधिकतम मान जिससे ऊपर उस माध्यम का आयनीकरण हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, वो उस माध्यम की परावैद्युत शक्ति या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे जिससे ऊपर जाने पर उस माध्यम का आयनीकरण हो जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप टू विच, उससे ऊपर जाने पर अप टू विच द मीडियम विल गेट आयोनाइजेशन, गेट आयोनाइजेशन। अर्थात इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी माध्यम की परावैद्युत शक्ति या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का सेंस ये होता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ के फील्ड को वो बेयर या सहन कर सकता है। ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे वी हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। अगर अपने पास में कोई भी एक मीडियम है और उसका जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वो NaCl है। NaCl में आपको पता है कि Na और Cl के बीच में आयोनिक बाउंडेशन होती है, यहाँ से Na और Cl माइनस। दैट मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर इस माध्यम को या इस मीडियम को या इस पार्टिकल्स को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, अर्थात बाहर का कोई अगर वैद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पे इस टाइप से, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स, उस पर जो बल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अर्थात वैद्युत क्षेत्र की ओर अप्लाई होता है, और जो माइनस चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के या वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट में फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ से इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू से ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, अगर उसकी वैल्यू हो जाती है तो NaCl जो आपका मॉलिक्यूल सा, इट विल स्प्लिट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। अर्थात ये Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। ठीक है ना। तो इस स्थिति को बोलते हैं कि इस माध्यम का आयनीकरण हो चुका है। तो ये जो आपकी कंडीशन होती है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयनीकरण। तो यहां पर इसका 4 एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो कंडीशन आई थी कि जब इसका आयोनाइजेशन हुआ, अर्थात ये जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूट्स जो आयंस थे उनमें अलग अलग अगर इसका स्प्लिटिंग हुई, तो मान लेते हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू मान लेते हैं कि 40 न्यूटन पर कूलम थी। एग्जाम्पल एक। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका मीडियम था इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी थी, क्योंकि इससे अगर ऊपर फील्ड की वैल्यू जाती है तो इसका आयनीकरण या आयोनाइजेशन हो जाता है। इसका एक और भी आपको एग्जाम्पल बताता हूं यहीं पर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बारिश के टाइम पे जो बिजली का कड़कना, थंडरिंग जो होती है वो भी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड ही है। उसका अब एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। जैसे भी आपको बताता हूँ कि बारिश के टाइम पे ऊपर जैसे जो भी बादल होते हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण। उस फ्रिक्शन से कोई से एक बादल पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, और यहाँ पर अगर हमारी होती है अर्थ, इस पर होता है माइनस चार्ज।
ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एक फील्ड अराइज होता है और उस फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ से इनके बीच में जो मीडियम होता है वो एटमॉस्फेयर अर्थात एयर होता है, ठीक है। अब जब तक एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अर्थात उसकी परावैद्युत शक्ति है, तो इसमें आयंस उत्पन्न होना या आयनों का उत्पन्न होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो जैसे इस फील्ड की वैल्यू इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत शक्ति से ज़्यादा हो जाती है तो इस पूरे यहाँ पर स्पेस में आयंस पैदा हो जाते हैं। इनके चलते यहाँ पर क्या है कि इनको अगर आप इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए यहाँ पर मीडियम अवेलेबल हो जाता है और यहाँ से इसका कांटेक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। यहाँ से इसको हिंदी में बोलते हैं हरावेशन, आवेश का। यहाँ से ये वैल्यू आपकी आती है और ज़्यादातर ये जो डिस्चार्जिंग होती है वो उन पॉइंट से होती है जो पॉइंट शार्प पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो शार्प पॉइंट होते हैं उन पर फील्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपका होता है आवेश घनत्व और इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होने से उसके पास वाला जो मीडियम होता है उसका आयोनाइजेशन या आयनीकरण जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको इतना ही समझना है कि कोई भी मीडियम कितनी स्ट्रेंथ के इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, वो आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ आपको समझना है यहाँ से, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का लॉ जो है सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आज तक किसी भी मेथड से वेरीफाई या प्रूफ नहीं हो सकते, उन्हीं में से आपका आता है ये लॉ, कूलाम्स लॉ। ये हमें बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर Q1 और Q2 हैं उनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात स्थिर वैद्युत बल जो उत्पन्न होगा, पहला पॉइंट फर्स्ट है कि वो दोनों आवेशों के गुणनफल जो उनकी अमाउंट है उनके मल्टीप्लाइकेशन के डायरेक्टली होता है अर्थात समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट बताता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के इनवर्सली होता है अर्थात उनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। तो ये दो पॉइंट्स अगर यहाँ से कंबाइंड होते हैं तो कूलाम्स लॉ बताता है कि F डायरेक्टली टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्या है कि F इज इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इस वाले सिंबल को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर है। K की वैल्यू यहाँ पर जनरली आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्म ये सूत्र ये वाला जो सूत्र है जब है जब इनके बीच में वैक्यूम हो अर्थात कोई भी मीडियम ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। इसके बाद यहां से आपका ये बन जाता है। अब यहां पर मानते हैं कि इफ देयर इज मीडियम, अगर इनके मध्य कोई माध्यम है, मीडियम बिटवीन द चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में अगर कोई माध्यम है और उसका अगर परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, परावैद्युतांक जो है वो K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आपको पता है कि तो F विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है जिस माध्यम में वो दोनों पार्टिकल्स हैं। It is the electrical permittivity of the medium in which both of the particles are, ठीक है ना। अब यहाँ से बिकॉज आपको पता है कि K इज इक्वल टू आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये कांस्टेंट था तो इसको मैं मान लेता हूँ K नॉट, और यहाँ ये क्या है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है K एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4πk∪0 Q1 Q2/r²। अगर इस वाले फोर्स को मैं मान लेता हूँ F0, ये फोर्स कब है, जब दोनों पार्टिकल्स वैक्यूम में हो, और F फोर्स कब है, जब दोनों पार्टिकल ऐसे किसी मीडियम में हो, ऐसे किसी माध्यम में हो, जिस माध्यम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहाँ से अगर मैं आगे इसको करता हूँ तो F/F0 की वैल्यू निकालता हूँ तो F की वैल्यू आती है 1/4πk∪0 Q1 Q2/r² है, और इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से इन दोनों को मैं काट देता हूँ ε0, ये सारे स्टेप्स जो आपस में कैंसिल आउट हैं, तो यहाँ पर बचता है 1/k, ठीक है ना, 1/k के बराबर है। तो F की वैल्यू आ जाती है यहाँ से F0/k के बराबर। तो यहाँ से वी कैन इजीली एग्जामिन दैट, यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि जब पार्टिकल्स को किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं वैक्यूम के बजाय, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक K है, तो वहां पर जो फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर मैं कूलम्ब्स के बारे में बताता हूँ, कूलम्ब्स का जो लॉ है, इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट है, इनको भी हमें समझना है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब क्या है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, ये पॉइंट है नंबर 1। सेकंड पॉइंट आता है इसका कि यह केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स। अब इन दोनों फोर्स के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि ये दोनों वाइस वर्सा में आते हैं, कि जो बल केंद्रीय होते हैं वो बल संरक्षी बल भी होते हैं। अर्थात जो सेंट्रल फोर्स होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके अंडर में कंप्लीट साइकिल में वर्क डन विल बी 0। अगर ये जो फोर्स हैं, इनका पहला तो पॉइंट ये है कि इनके अंडर में अगर, अर्थात इनके अधीन में अगर कोई वर्क होता है, कार्य होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन विल बी 0। दूसरा पॉइंट क्या है इन्हीं के बारे में कि इनके अंडर जो वर्क डन होता है वो पथ से इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात इनके अंडर वर्क डन जो है वो केवल डिपेंड करता है कि बॉडी इनिशियली कहाँ थी, अर्थात पहले कहाँ थी, और फाइनली कहाँ है, अर्थात अंत में कहाँ है। इस चीज से कोई यहाँ पर मेंशन वाली चीज नहीं है कि बॉडी कौन से पथ से आई है, अर्थात वो पथ से इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पर। और ये जो केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल बल जो मतलब सेंट्रल फोर्स जो होते हैं, ये बल वो बल होते हैं कि अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच में ये बल अप्लाई है, जैसे ये एक पार्टिकल Q1 एक पार्टिकल Q2 है, केंद्रीय बल जो होते हैं इन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग कार्य करते हैं। अर्थात दीज आर द फोर्सेज विच एक्टेड अलोंग द लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसके अलोंग कार्य करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा पॉइंट बताता हूं कूलम्ब के बारे में कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, आवेशों के लिए मान्य होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेज। और फोर्थ वन पॉइंट क्या है, यह स्थिर वैद्युत बल है, अर्थात यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यह स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ वन, कि यह आपका एटॉमिक स्टेज अर्थात परमाणुवीय दूरियों पर भी यह लागू होता है। परमाणुवीय दूरियों पर भी लागू होता है, अर्थात जो एटॉमिक स्टेज जो आ जाती है आपकी, एटॉमिक साइज अर्थात जो एटॉमिक या फिर माइक्रोस्कोपिक जो परास होती है, तो ये एटॉमिक रेंज तक भी एप्लीकेबल होता है।
ये वाला बल जो आपका है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड, अब इसके बाद आपका छठवां पॉइंट जो आता है, 6 पॉइंट जो है वो आपका क्या है कि यह है इनवर्स स्क्वायर लॉ, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है, अर्थात ये दूरी के वर्ग के साथ कटता है। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर इधर r है और इधर फोर्स F है तो इसकी वैल्यू इस टाइप से कम होती है। जैसे पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो इस फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना। और आपका इसी के कूलाम का जो नियम है इसके बारे में आपको बताता हूं। इसके बाद 7th पॉइंट ये है कि यह आपका आकर्षण अर्थात अट्रैक्टिव व प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो इट इज अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स आल्सो, ठीक है। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहां से आपका ये जो इसके बेसिक्स पॉइंट कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आती है कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म। वो अभी हमें देख रही है कि कूलाम के नियम का अगर वेक्टर फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। तो यहां से वेक्टर फॉर्म आती है इसकी। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है सदिश रूप। इसका अगर वेक्टर फॉर्म बनाना है तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है ना यहाँ पे। तो अगर इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो F आपको पता है बल जो होती है, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कांस्टेंट है, और Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मान है, चार्ज की अमाउंट है, और दोनों और जो चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश है। तो यहाँ पर R स्क्वायर है, ठीक है ना। अब अगर इधर एक वेक्टर इंडिकेशन है तो यहाँ पर ऊपर कोई वेक्टर क्वांटिटी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और ये दोनों क्वांटिटी आपकी Q1 और Q2 अदिश है, स्केलर है। और अब यहाँ पर जो R है वो आपकी कोई भी इक्वेशन में कभी भी जो वेक्टर होता है वो कभी अपॉन में तो आएगा ही नहीं, अर्थात इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से ऊपर यहाँ पर यूज करते हैं हम आर कैप। फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती हैं, एक होती है आपकी स्थिति और एक होता है आपका क्षेत्रफल, अर्थात पोजीशन, और दूसरा होता है एरिया। ये दोनों क्वांटिटी जो है वो वेक्टर और स्केलर दोनों के हिसाब से यूज होती है। दे आल्सो यूज एज वेल एज वेक्टर एज वेल एज स्केलर। तो यहाँ पर ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पर जो आर कैप है वो क्या आपको ये होता है यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर, और आर कैप की वैल्यू आती है आर वेक्टर अपॉन आर, अर्थात कोई भी वेक्टर का अगर आपको एकांक वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसका भाग कर देते हैं। तो यहाँ से इट विल बिकम एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, और इसकी आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ से इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये आ जाती है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर इसको भी हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो वेक्टर फॉर्म, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं आपके, एक पार्टिकल Q1 है, इसकी पोजीशन R1 वेक्टर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे Q2 है, इसकी पोजीशन R2 वेक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो सबसे पहले निकालते हैं F12 वेक्टर, पहले पार्टिकल पर दूसरे पार्टिकल का बल, ठीक है ना, अर्थात पहले कण पर दूसरे का बल। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R21Q इंटू R21 वेक्टर। अगर पहले पार्टिकल पर हमें दूसरे का फोर्स निकालना है तो हमें दूसरे पार्टिकल की पहले पार्टिकल के सापेक्ष में पोजीशन या स्थिति ज्ञात करनी होती है। ऐसे सेम यहाँ से F21 वेक्टर दूसरे पार्टिकल पर पहले का बल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे R12Q इंटू R12 वेक्टर। अब ये जो R21 वेक्टर है और R12 वेक्टर है ये क्या है, अब यहाँ से R12 वेक्टर जो है अगर वो इस डायरेक्शन में है तो R21 वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दैट मीन्स R12 वेक्टर जो है वो R21 वेक्टर के बराबर है बट लेकिन अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 पे Q इंटू R21 वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और ये जो आपकी पूरी वैल्यू है वो F12 वेक्टर के बराबर है, तो दैट मीन्स F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो इस वेक्टर फॉर्म से हमारा एक चीज सामने आती है कि दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। ये बात अलग है कि कोई से पार्टिकल की अमाउंट चाहे जो भी हो, अर्थात यहाँ पर बिना अमाउंट का इंट्रोड्यूस हुए दोनों पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अर्थात बराबर परंतु लेकिन अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे इसकी अमाउंट से कितनी भी कम या ज़्यादा हो, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था आपका कूलॉम्स का था लॉ और मैंने आपको आज विद्युतशीलता के बारे में बताया। इससे आगे वाले टॉपिक आगे वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।